दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है बायस अपडेट। ठीक है, यूईएफआई अपडेट या बायस अपडेट जो कह लो। अब अभी बहुत सारे यूज़र की रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे ऐसे सवाल भी आ रहे थे जिनको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि ये वीडियो बना के मुझे आपको समझाना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं आपको वार्निंग देना चाहूँगा कि अनटिल एंड अनलेस आपको कंपलसरी नहीं है कि मतलब बायस अपडेट किए बिना आपका काम चलेगा ही नहीं, तो ही और सिर्फ तो ही आपको बायस अपडेट करना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे लोगों को ये जो एक कीड़ा है वो काफ़ी टाइम तक मेरे अंदर भी था कि जैसे ही कंपनी ने बायस अपडेट लॉन्च किया, मतलब नया वर्जन लॉन्च किया, वो लोग अपडेट कर लेते हैं। ठीक है, बायस अपडेट करना कंपलसरी नहीं है। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस जैसे मैंने कहा कि अगर आपका काम नहीं चल सकता है उस अपडेट के बिना तो ही आपको करना चाहिए, क्योंकि बायस अपडेट है वो एक क्रिटिकल चीज़ है, रिस्की चीज़ है। अगर सही से ना किया जाए या प्रॉपर तरीके से ना किया जाए या उसमें कुछ दिक्कत आती है तो आपका जो एग्जिस्टिंग बायस है वो करप्ट हो सकता है, फिर आपको कंपनी के पास भेजना पड़ेगा। पहले के टाइम में मतलब आज से 5-6 साल पहले ऐसे मदरबोर्ड भी आते जिसमें ड्यूअल बायस का सपोर्ट होता था, लेकिन वो थोड़े टाइम तक ही रहा मार्केट में और उसके बाद गायब हो गया वो फीचर। ठीक है, तो आज के टाइम में एक सिंगल बायस के साथ ही आता है। तो ऐसी सिचुएशन में बायस करप्ट हो जाता है जो एग्जिस्टिंग बायस है, तो फिर आपका मदरबोर्ड गया, मतलब वो ऑन ही नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, फिर आपको कंपनी के पास ही भेजना पड़ेगा। तो ये रिस्की चीज़ है। तो सबसे पहले तो इसलिए मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि अनटिल एंड अनलेस बिल्कुल कंपलसरी नहीं है तब तक आपको बायस अपडेट नहीं करना चाहिए। जब तक आपको वो जो नया अपडेट आया है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके लिए ज़रूरी है, उसके बिना आपका काम नहीं चल सकता, तभी आपको बायस अपडेट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपके ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग बायस है उसमें स्टेबिलिटी के इश्यूज़ हैं, मेमोरी के इश्यूज़ हैं या कुछ भी ऐसा इशू आ रहा है जो कि नए वर्जन में सॉल्व कर दिया गया है, तभी आपको उसको अपडेट करना चाहिए। वरना अगर आपका कंप्यूटर सही ठीक ठाक चल रहा है और उसमें कोई इशू भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कंपनी ने रिलीज़ किया है तो आपको भी करना, उसको अपडेट करना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। अब कोई एक ऐसा फीचर है जो कि आपके लिए कंपलसरी है यूज़ करना, जैसे कि रीबार का ऑप्शन। ठीक है, अब बहुत सारे पुराने मदरबोर्ड में उसके जो वर्जन थे बायस के, उसमें रीबार का ऑप्शन नहीं मिलता था, क्योंकि रीबार है वो बिल्कुल न्यू एक फीचर है जो कि अभी के ग्राफिक्स कार्ड पे मिलता है। तो पुराने जो मदरबोर्ड होंगे उस पर रीबार का ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा बायस में। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में आपको बायस को अपडेट करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ऐसी कोई ज़रूरत नहीं हो और आपका कंप्यूटर ठीक ठाक चल रहा है तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप बायस को अपडेट ना ही करें। अब दूसरी सिचुएशन की बात कर लेते हैं जहां पे एक यूज़र है, बिल्कुल नया सिस्टम बिल्ड कर रहा है, सारे पार्ट्स मंगवा रहा है या कहीं से खरीद रहा है। तो जैसे कि अभी आपको एक नई जनरेशन का, जो लेटेस्ट जनरेशन का सीपीयू है, वो पुरानी जनरेशन के मदरबोर्ड पर चलाने के लिए भी आपको उस पर्टिकुलर मदरबोर्ड का बायस अपडेट करना पड़ेगा, तभी नई जनरेशन के सीपीयू आप उस पर चला सकते हो। जैसे कि 13 जन का सीपीयू चलाने के लिए 12 जन के मदरबोर्ड पर उस पर आपको बायस अपडेट करना पड़ेगा। सेम कहानी है AMD के। ठीक है, AMD के जो 4000 सीरीज़ के और 5000 सीरीज़ के जो सीपीयूज़ हैं, उसको अगर आपको B450 पे या B550 पे भी चलाना है तो आपको उसमें बायस अपडेट करना पड़ेगा। अब बायस अपडेट करने की जहाँ पे बात है, आपके पास दो रास्ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे 5600G का एग्जांपल लेता हूँ। किसी यूज़र ने अभी 5600G के साथ सिस्टम बनाने का सोचा है, तो 5600G में क्योंकि Gen 3 मिलती है तो बहुत सारे लोग उसकी वजह से B450 उसके साथ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो B450 में तो आपको कंपलसरी अपडेट करना पड़ेगा। B550 में हो सकता है कि फैक्ट्री अपडेटेड आए। ठीक है, अगर नहीं है तो आपको फिर अपडेट करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं। या तो आप वो जो जनरेशन है, मतलब जिस जनरेशन के लिए वो मदरबोर्ड डिज़ाइन किया गया है, उसका सीपीयू उसमें लगाओ, सिस्टम चालू करो, बायोस प्रॉपर्ली अपडेट करो और उसके बाद वो पुराना सीपीयू निकाल के नई जनरेशन का सीपीयू लगाओ। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है। जैसे कि अभी कोई यूज़र है जो कि ऑनलाइन सारे पार्ट्स ऑर्डर कर रहा है, तो फिर वो पुराना सीपीयू कहाँ से लाएगा। ठीक है, तो अगर आप किसी लोकल रिटेलर से खरीद रहे हो या लोकल शॉपकीपर से खरीद रहे हो तो आपको उसको बोलना पड़ेगा। मेजॉरिटी टाइम वो लोग भी करके दे देते हैं अपडेट करके, उनके पास जो पुराना सीपीयू पड़ा होता है ना, वो लगा के उसका बायस अपडेट करके उसके साथ फिर नया सीपीयू लगा के आपको पूरा सिस्टम बना के दे देते हैं। लेकिन अगर आप ऑनलाइन बाय कर रहे हो तो आपके पास से ये ऑप्शन भी चला जाता है। तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि विदाउट सीपीयू, विदाउट जीपीयू और विदाउट रैम लगाए भी आप अपने बायोस को अपडेट करो। आज के टाइम के जो मेजॉरिटी मदरबोर्ड हैं, जो कि बजट मदरबोर्ड भी है, उस पर भी ये फीचर मिलता है। पहले के टाइम की अगर मैं बात करूं, आज से 5-6 साल पहले ये जो पर्टिकुलर फीचर है जिसमें विदाउट सीपीयू, विदाउट रैम और विदाउट जीपीयू भी बायोस अपडेट करना है, तो ये जो पर्टिकुलर फीचर है वो बिल्कुल महंगे मदरबोर्ड में मिलता था। ठीक है, ऑन बोर्ड वाईफाई का सपोर्ट भी, और ये जो पर्टिकुलर फीचर है वो 40-50 हज़ार के जो मदरबोर्ड होते थे ना, हाई एंड मदरबोर्ड, उस पर ही मिलता था। लेकिन आज टाइम कंप्लीटली चेंज हो चुका है। आज आप बिल्कुल 8-10 हज़ार का कोई बजट मदरबोर्ड भी परचेज करोगे तो उसमें भी ये फीचर मिलता है कि विदाउट सीपीयू लगाए भी आप उसका बायोस अपडेट कर लो और उसके बाद सीपीयू लगा के पूरा सिस्टम आप बना सकते हो। अब इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो मैंने जैसे 5600G का एग्जांपल दिया कि किसी ने 5600G ले लिया है। ठीक है, और B450 या B550 वाला कोई मदरबोर्ड आपने परचेज किया है। अब उसमें पुराना बायोस का वर्जन है तो उसमें या आप सीपीयू लगा
लगा के चालू करने की कोशिश करोगे तो CPU का फ़ैन भी ऑन होगा, SMPS का फ़ैन भी चलेगा, मतलब आपको लगेगा कि सिस्टम चालू हुआ है, लेकिन स्क्रीन ब्लैंक रहेगी, कुछ भी आगे बढ़ेगा नहीं, पोस्ट भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपके मदरबोर्ड का जो बायस का वर्जन है वो पुराना है, तो आपके मदरबोर्ड को पता ही नहीं है कि आपने कौन सा CPU लगाया है, ठीक है, तो वो मदरबोर्ड आपके CPU के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको बायस अपडेट करना पड़ेगा। तो विदाउट CPU कैसे करना है, बहुत सिंपल है, जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ध्यान से सुन लेना और आप भी प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको जाना है किसी फ्रेंड के पास जिसका कंप्यूटर रनिंग हो, या किसी का लैपटॉप ले लो आप उधार, ठीक है, थोड़े टाइम के लिए। आपको खोलनी है वो पर्टिकुलर वेबसाइट जिसका ये मदरबोर्ड है, उसके प्रोडक्ट पेज पे जाना है। वहाँ पे सपोर्ट एंड ड्राइवर्स के ऑप्शन में जाके आपको उसका जो बायस का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जो कि सबसे पहले होगा, डेट वाइज उसको शॉर्ट कर लेना, अगर नहीं है तो सबसे पहले नंबर पे होगा सबसे लेटेस्ट वर्जन, उसको डाउनलोड करना है, ठीक है। अब ये जो फाइल आपने डाउनलोड की है उसको आपको प्लेस करना है उस पेन ड्राइव में जो कि FAT32 से फॉर्मेटेड होनी चाहिए, उसके बिल्कुल रूट फोल्डर में इस फाइल को प्लेस करना है, ठीक है, ना कि अंदर अंदर नहीं करना है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर बना के, ठीक है, बिल्कुल रूट फोल्डर में इसको प्लेस करना है, सिंगल फाइल होगी, और उसको रीनेम करना है। अब रीनेम किस हिसाब से करना है, जिस कंपनी का वो मदरबोर्ड है उसके हिसाब से उनके अलग अलग रूल होते हैं। तो मान लो कि कोई एसरोक का आपके पास मदरबोर्ड है तो उस फाइल का नाम होना चाहिए creative.rom। अगर गीगाबाइट का मदरबोर्ड है तो उस फाइल का नाम आपको रीनेम करके करना है gigabyte.bin। अगर MSI का मदरबोर्ड है तो उसका नाम होना चाहिए MSI.rom, ठीक है। और ASUS का मदरबोर्ड है तो ASUS कि ये जो बायोस आप डाउनलोड करोगे ना उसके साथ उसका एक बायोस रीनेमर भी आएगा, उसको सिर्फ आपको रन करना है, तो वो जो बायोस रीनेमर है वो अपने आप ही उस फाइल को रीनेम करके .cap एक्सटेंशन के साथ सेव कर लेगा, ठीक है। अब ये जो फाइल है रीनेम्ड फाइल है, इसको आपको पेन ड्राइव के बिल्कुल रूट फोल्डर में रखना है। जैसे ही पेन ड्राइव को ओपन करते हो वहीं पर उसको प्लेस कर देना है, ठीक है। और पेन ड्राइव जैसे मैंने कहा 32 GB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। USB 2.0 वाली पेन ड्राइव हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं है तो 3.0 वाली भी चलेगी, और वो FAT32 से फॉर्मेटेड होनी चाहिए, ठीक है। अब ये सारी बातें आपने सही से परफेक्टली कर ली तो उसके बाद बात आती है कि ये जो पर्टिकुलर पेन ड्राइव है उसको आपको लगाना है। आपका जो मदरबोर्ड है जो आपने परचेज किया है उसमें एक पर्टिकुलर पोर्ट होता है जहां पे ही आपको ये पेन ड्राइव को लगाना है, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी लगा दोगे तो नहीं चलेगा। अब ये पोर्ट कौन सा है जहाँ पे ये पेन ड्राइव को आपको लगाना है, ये जानने के लिए आपको वो जो प्रोडक्ट पेज है, वेबसाइट है, वहाँ से उस मदरबोर्ड का मैनुअल डाउनलोड करना पड़ेगा। उस मैनुअल में ही लिखा होगा कि बैक पैनल में तो बहुत सारे पोर्ट होते हैं, 2.0 वाले, 3.0 वाले, ठीक है, अलग अलग होते हैं। उसमें से कौन से पोर्ट पे आपको ये पेन ड्राइव लगानी है वो उस मैनुअल में लिखा होगा। मेजॉरिटी कंडीशन में जो PS2 का पोर्ट होता है उसके साथ जो USB वाले होते हैं ना, उसमें से जो नीचे का USB होता है उस पर ही ये पेन ड्राइव लगानी होती है। लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि मैनुअल डाउनलोड करो और उसके बाद देख लो आप कि कौन सा वो पोर्ट है जहाँ पे आपको इस पेन ड्राइव को लगाना है, ठीक है। पेन ड्राइव को लगाने के बाद आपको मदरबोर्ड में 24 पिन का जो पावर सप्लाई है वो देना है, और CPU का जो पावर है वो देना है। CPU लगाना नहीं है, ठीक है, अगेन कह रहा हूँ, CPU नहीं लगाना है, रैम भी नहीं लगानी है, GPU भी नहीं लगाना है, सिर्फ मदरबोर्ड को पावर सप्लाई देना है, और CPU का पावर का जो 8 पिन पावर है वो कनेक्ट करना है, 24 पिन पावर जो मदरबोर्ड पावर है वो कनेक्ट करना है। उसके बाद आपको मदरबोर्ड के बैक पैनल में एक बटन होगा बायोस फ्लैश का। ASUS में, MSI पे और एसरोक में ये जो बटन है वो बैक पैनल में होता है। गीगाबाइट में ये मदरबोर्ड के ऊपर होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। इसको प्रेस करने से पहले मेक श्योर कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी इशू नहीं है, और अगर है तो आप ये जो प्रक्रिया है उसको ऐसे ही टाइम पे करें जब लाइट के जाने का या बिजली गुल होने का कोई भी खतरा ना हो, ठीक है। अगर उसके दौरान ऐसा कुछ होता है जब बायोस फ्लैश हो रहा है तो भी आप संकट में फंस सकते हो। तो ऐसा सब ना हो इसलिए मैं हर एक चीज़ डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये बटन जैसे ही आप प्रेस करोगे इसके साथ में एक LED होगी जो कि ब्लिंक होना शुरू हो जाएगी। दैट मीन्स आपका बायोस अपडेट होना शुरू हो चुका है। कई बार ये जो LED है वो उस बटन के आसपास ही होती है, मतलब सर्कल में, और उसके बीच में बटन होता है, ठीक है। तो वो जो LED बटन है वो कॉन्स्टेंटली चालू रहेगा या ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा जब तक आपका बायोस प्रॉपर्ली अपडेट नहीं हो जाता। अब इसमें मैक्सिमम 5 से 10 मिनट लगती है बायोस को पूरी तरीके से अपडेट होने में, और उसके बाद ये LED ब्लिंक होना बंद हो जाएगी। दैट मीन्स आपका बायोस सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है विदाउट CPU, विदाउट रैम और विदाउट GPU, ठीक है। तो उसके बाद आप नया CPU उसमें लगा सकते हो, रैम लगा सकते हो, GPU लगा सकते हो, और आगे की प्रोसीजर मतलब पूरा सिस्टम बिल्ड आप धीरे धीरे कर सकते हो, और आपको होपफुली नया अपडेटेड बायोस भी मिल जाएगा और स्क्रीन भी चालू हो जाएगी, कोई भी इश्यू नहीं आएगा, ठीक है। अब ये जैसे मैंने कहा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, क्रिटिकल, रिस्की प्रोसेस है, तो अनटिल एंड अनलेस कंपलसरी ना हो तो मत करना। अगर ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे अपडेट करना ही है, कुछ फीचर्स हैं जो आपको यूज़ करने हैं जो पुराने वर्जन में नहीं है, तो अपडेट करना ही पड़ेगा। और जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बिल्कुल न्यू सिस्टम बना रहे हो और नया CPU यूज़ करना है पुराने वर्जन पे, पुराने मदरबोर्ड पे, तो आपको बायोस अपडेट करना कंपलसरी है, ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बताया, जो भी समझाया, समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है, कुछ क्वेश्चन है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।